हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। आप सभी लोग जानते हैं कि सेशन 27 हम लोग लास्ट टाइम किए थे और बीच में कुछ दिन आपकी क्लासेस जो हैं बंद थी। तो इस असुविधा के लिए मुझे खेद है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मैं किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में लगा था, जहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि आपके लिए कंटेंट बन पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा है कि थोड़ा-सा जो होता है ये ईयर का लास्ट पीरियड थोड़ा इस तरीके से बिज़ी शेड्यूल तो था ही, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक था कि नहीं अब स्टार्ट कर दें और आपके लिए क्लासेस जितना सेशन पॉसिबल हो आपको मिले। जनवरी से सब कुछ बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि जो है हमारे लिए क्योंकि हमारा टाइम फ्री हो जाएगा इन द सेंस कि जब आपकी क्लासेस करनी है या ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्डन नहीं रहेगा क्योंकि जो टाइम आपका फिक्स किया वो इवनिंग का किया और इवनिंग में मैं ऑलमोस्ट जो है 99% टाइम तो फ्री रहता हूँ और इसलिए आपका कंटेंट रेगुलर रहेगा। तो चलिए बातें ये सब होती रहेंगी और दूसरी चीज़ है कि अपडेट के रिगार्डिंग आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आगे कब तक क्या होना है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एकदम साफ़ है कि वैकेंसी है, वैकेंट सीटें जितनी भी हैं वो सब भरी जाएँगी। अगर हम 10+2 की बात करें जो सीएस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अब तक वैकेंसी रही हैं, तो जितनी भी सीटें रिक्त रहेंगी और सीटें बनेंगी वो सारी सीटों पर टीआरई 4 में वैकेंसी 10+2 में आएगा। संख्या कहना बड़ा मुश्किल है कि इतना आएगा ऑलमोस्ट क्योंकि आप लोग फिर कहने लगेंगे सर आपने कहा था नंबर ऑफ बट एक ऑलमोस्ट आइडिया एक है कि 1000 1500 ऐसे आस-पास वैकेंसी हो सकती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि कई लोग मस्तिष्क उनका बहुत बेचैन रहता है। वो सोचते हैं कि अ, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी सामने आ जाए। देखिए, हम सभी लोग चाहेंगे कि बहुत बड़ा अवसर मिले, लगातार अवसर मिल रहा है टियर 1 टू 3 में। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर 1000 1500 सीट भी आती हैं, तो आपको जी-जान लगा के तैयारी करना है। अगर 6 टू 8 की वैकेंसी पे गवर्नमेंट की क्या गवर्नमेंट का मंशा है कि 6 टू 8 में टीचर रिक्रूट करना है कंप्यूटर एजुकेशन के लिए। लेकिन अभी उस पे क्लियर नहीं आया कि उसके लिए कब एग्ज़ाम होगा, ये सब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमसे लोग चाहते हैं कि सर आप उस पे कुछ बोलिए। तो देखिए मैं कोई टीका-टिप्पणी करने के लिए तो यहाँ हूँ नहीं। एक शिक्षक के तौर पे बीपीएससी के टीआरई 1 से लेके अब तक मैं आपके साथ रहा हूँ किसी न किसी माध्यम से आप सभी लोगों के। कोई मेरा वीडियो देखा, कोई मेरे क्लासेस के अंदर था, मेरे पेड बैचेज़ के अंदर था। इस तरीके से सब लोग जुड़े रहें, हमारा प्रयास रहा है कि हम अपना जो अनुभव है 100% दें। बीच में थोड़ा-सा गैप लिए और फिर भी हमारा गैप तो हम लिए लेकिन हमारा कंटेंट तो अवेलेबल था ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे, यूट्यूब पे हर जगह लोगों ने पढ़ते रहा, तैयारी किए, रिज़ल्ट अभी परिणाम आया है। उसमें मैंने देखा है कई लोगों का पिछली बार नहीं हो पाया, उनका इस बार हुआ है। इसलिए मैं उनसे यही कहूँगा कि इस बार भी अगर किसी का बचा हुआ है, तो आप लोग सब सम स्वाभाविक सी बात है कि बहुत दिक्कत होता है। सामने अपॉर्च्युनिटी होती है और वो मिस हो जाए तो इसका तो सबको रहता है। आपको मैं बता दूँ कि कई बार ऐसा टाइम पीरियड आता है जब आप 3 साल में नहीं कर पाते हैं वो काम हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में कर लें। तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करना है और तैयारी के लिए हम में और आपको दोनों को बदलाव करते रहना है फ्रीक्वेंटली जैसे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में बदलाव है, उस बदलाव को इस तरीके से बेहतर और क्या कंटेंट हो सकता है उसके लिए जैसे मैं भी वर्क कर रहा हूँ, आप देखते रहते हैं कि मैं भी समय देता हूँ, जो भी टाइम मेरे पास है और इसलिए इवनिंग का टाइम रखा है कि इवनिंग में आपके लिए प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर आपकी क्लासेस, सेशंस मिले। और अब लास्ट मंथ था दिसंबर का, थोड़ा-सा हेक्टिक बिज़ी था हमारे लिए शेड्यूल, लेकिन जनवरी से जो है इस मामले में काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए समय आपको और ज़्यादा दिया जाएगा। और बाकी जो दिया गया है, इसके आप उसको अच्छे से देखिए और उसको आप बार-बार सेशंस को देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन पीडीएफ दिया जाए। तो चलिए बातचीत होती रहेंगी, अपडेट यही है कि टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन संभवतः फरवरी का सुनने में आ रहा है कि फरवरी में आ जाए और उसके बाद 6 टू 8 के लिए अभी कोई क्लियर बातचीत नहीं है कि कब क्या होगा और एलिजिबिलिटी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सारा वीडियो बनाया है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है
कि टीचर का एग्ज़ाम जब भी होता है, तो टीचर का एक मानक है एग्ज़ाम का कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और एक होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, दोनों का फ़र्क समझना है। एसटीईटी इज़ अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी सीटेट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए बिहार में एसटीईटी पेपर 2 है। एसटीईटी पेपर 1 फॉर 9-10 टीचर, एसटीईटी पेपर 2 फॉर 10+2 जिसे पीजीटीएम कहते हैं। तो इसके लिए आपको एस्टेट क्वालिफाइड होना नेसेसरी है। एस्टेट पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। इसी तरीके से अगर 6 टू 8 की वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या आता है कि क्या गवर्नमेंट परमानेंट टीचर्स रिक्रूट करने वाली है? अगर करने वाली है, जैसे कि सरकार का मंशा है कि वो कंप्यूटर एजुकेशन को 6 टू 8 में देंगे। बार-बार न्यूज़पेपर्स में आया तभी हम लोगों ने उसके ऊपर बात की। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने कहा है, वो निश्चित तौर पर वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि वो बदला जा सकता है। पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ने बीएड को नहीं मैंडेटरी किया है क्योंकि बीएड नॉर्मली इस एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस में बीएड कौन करता है? उसने रिलैक्सेशन दे दी। इसी तरीके से अब 6 टू 8 की बात करेंगे तो वहाँ पर बीएससीआईटी, बीसीए ये सब लोग बिल्कुल एलिजिबल होंगे। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगी कि हाँ, एमसीए क्यों नहीं किया, बीटेक क्यों नहीं किया 6 टू 8 टीचर बनने के लिए। और वैसा करेगी तो उतना नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको समझना है, वैसा करेगी ही क्यों? तो कोई भी डाउट मत रखिए, जो मैं बात जितना कहता हूँ उतना एकदम श्योर, सर्टेन, ऑथेंटिक बात कहता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ और उसपे व्यूज़ आए और ये मैं व्यूज़ बिटरने बटोरने के लिए मैंने नहीं आया। मेरा काम है कि हमारे जो हमसे जो लोग कनेक्टेड हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं कैसे सहायता कर पाऊँ उनकी तैयारी में। तो इस वजह से हमारे जो कंटेंट थे पहले से, तो मुझे समयानुसार उसको बहुत अपडेट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के लेवल भी बढ़ रहे हैं। फिर उसमें एस्पिरेंट्स कम जो हैं अभ्यर्थी उनमें भी बहुत संख्या में बदलाव हो रहा है, उनमें भी चेंजेज़ है। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम में भी बदलाव है, तरीका भी बदल रहे हैं। तो इसको लेकर के मैंने फिर से स्टार्ट किया कि नहीं एक इस नए जो है चैलेंजेज़ के लिए और इस न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए दोनों बातें हैं, आप समझ लीजिए। एक न्यू जो है चैलेंजेज़ भी हैं, नई चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ रही हैं। दूसरा एस्पिरेंट्स वेल प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट्स हैं, ठीक? मेहनत कर रहा है, उसमें आपको अपना जगह बनाना है, ठीक? तो मैं अपने उन लोगों को जो दिल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं कैसे तैयार कर पाऊँ इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जो अनुभव हैं, उसको मैं अपना शेयर करता हूँ। कंटेंट मेरे पास है, लेकिन मैं और भी कंटेंट न्यू कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ लगातार जैसे आपने देखा पीछे की क्लासेस में आपको रिफ्लेक्ट किया होगा हमारे सेशंस में। ये सब बातें हैं। तो हमसे अगर आप जुड़े हैं, तो दिल से जुड़े रहिए और मैंने जो प्रॉमिस किया है, वो बिल्कुल हमारे तरफ से उससे बेटर आपको मिलेगा और उसके अलावा आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आराम से अपना मटेरियल जो हमने बुक्स बताया है, उनको आप फ़ॉलो करिए। आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमने वही बात बताया है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है? तो बाकी जितना लोगों का मैसेज आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके का रिप्लाई करूँ और कुछ लोगों का अगर छूट जाता है क्योंकि कॉल वगैरह जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं कॉल पे बात करना। लेकिन आप जानते हैं कि एक तो टाइम स्पैन पूरा टाइम तो एक तो ड्यूटी में सुबह से शाम तक बीतता है और लास्ट जो टाइम मिलता है वो कंटेंट क्रिएट करने में आपके लिए क्लास लेने में ही समय बीतता है। तो चलिए बहुत सारा बातचीत हो गया और जो लोग बिल्कुल नए हैं सेशन आप लोग रेगुलरली जो सेशन आए चैनल पे देखते रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं वो बताते रहता हूँ। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके कॉन्सेप्ट और आज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग-अलग पार्ट से होगा। टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत लंबी बातचीत हो गई, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग क्या है आप जानते हैं? टेस्टिंग है कि जैसे हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, तो तैयार होने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट से उसको मैच करते हैं कि जिस रिक्वायरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ सिस्टम और एप्लीकेशन
सिस्टम और एप्लीकेशन कहने का मतलब कि हो सकता है कि एक हार्डवेयर भी हो डिवाइस, या हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हो, टू चेक वेदर द एप्लीकेशन मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड द डिटेक्ट एरर्स। अब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? आप नॉर्मली जानते हैं क्लाइंट कौन होता है। सपोज आप एक एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप चला रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और आपके सामने एक प्रोजेक्ट है जो किसी बैंक के लिए बनाया जाना है। तो उस बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है? वो बैंक आपके लिए क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। एक हॉस्पिटल के आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या होगा? हॉस्पिटल आपके लिए क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट किस रिक्वायरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, और उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली उस बेसिस पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाना, एप्लीकेशन को डेवलप करना, तो वो एक टेस्टिंग है कि क्या वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर। अब टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या-क्या पूछे जाते हैं? उससे पहले हम आते हैं कि कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है? उसमें इस टर्म्स में है एक तो फेल्योर। जस्ट वेट। एक है फेल्योर। दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ एरर और डिफेक्ट और बग। ठीक? तो यहाँ देखिए फेल्योर है, उसके बाद है टेस्ट केस। अ टेस्ट केस इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा, प्री कंडीशंस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड पोस्ट कंडीशंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप टर्म को समझ पाएँ, ठीक है? फेल्योर का मतलब होता है कोई डिफेक्ट है एप्लीकेशन में, या कोई बग है, उसको हम फेल्योर कहते हैं, ठीक है? कुछ डिफेक्ट और बग के कारण एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड फेल्योर। टेस्ट केस होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने, अलग अलग इनपुट दे करके उसको टेस्ट करना, और उसके रिजल्ट को देखना कि क्या वो रिजल्ट सही दे रहा है। तो इसमें टेस्ट केस डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। टेस्ट केस डॉक्यूमेंट which has a set of test data, preconditions, expected results and post conditions developed for a particular test scenario in order to verify the compliance against the specific requirement, इसको टेस्ट केस कहा जाएगा। अब जनरली टेस्टिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टेस्टिंग को क्लासिफाई किया जाता है स्टैटिक टेस्टिंग में और डायनेमिक टेस्टिंग में। स्टैटिक और डायनेमिक शब्द का मतलब अगर आप जानते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड which perform to check the defects in software without actually executing the code of the software applications। स्टैटिक हो गया कि देखिए नॉर्मली जब हम कहते हैं स्टैटिक, तो सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले, ठीक है, सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले जो टेस्टिंग होती है वो स्टैटिक टेस्टिंग है, ठीक है, विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एंड अगेन डायनेमिक टेस्टिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। डायनेमिक टेस्टिंग होता है जो एग्जीक्यूशन के बाद टेस्ट किया जाता है, ठीक। डायनेमिक टेस्टिंग में आ जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब आपको यहाँ से चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। डायनेमिक टेस्टिंग Dynamic testing involves working with the software, giving input values and checking if the output is as expected। डायनेमिक टेस्टिंग, डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करके उसको इनपुट देना, इनपुट वैल्यू देकर के देखा जाता है क्या आउटपुट सही आ रहा है, क्या आउटपुट उसका सही है, तो ये हो गया डायनेमिक टेस्टिंग। एंड दीज आर द वैलिडेशन एक्टिविटीज। मतलब डायनेमिक टेस्टिंग में वैलिडेशन एक्टिविटी, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि वेदर इज आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। इसमें आता है यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट
आर द फ्यू ऑफ द डायनेमिक टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज। ये सब डायनेमिक टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये सब किसके अंदर आएगा? तो डायनेमिक टेस्टिंग में आएगा। अब यहाँ समझिए, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक। द स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम और कंपोनेंट। इट मीन्स कि इसमें इंटरनल कंपोनेंट, अगर सिस्टम की बात करें तो उसके इंटरनल कंपोनेंट, और सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसके इंटरनल कंपोनेंट क्या हुआ? प्रोग्राम हुआ, कोड हुआ, इसको टेस्ट किया जाता है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है, ग्लास बॉक्स भी कहा जाता है, एंड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लास बॉक्स एंड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स और क्लियर बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर के इंटरनल पार्ट का टेस्टिंग किया जाता है। इन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम और एप्लीकेशन। अब इस लाइन से आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मतलब है कि किसी एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है उसको टेस्ट करना। In structural testing, the testers are required to have the knowledge of the internal implementation of the code. स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करने के लिए जो टेस्टिंग कर रहा है टेस्टर, उसको इंटरनल नॉलेज होना चाहिए अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द सॉफ्टवेयर, अबाउट द कोड, अबाउट द लैंग्वेज यूज्ड। ये सब नॉलेज होगा, वहीं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कर सकता है। आप समझ गए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? तो फिर से मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ। टेस्टिंग, आप समझ रहे हैं कि टेस्टिंग किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है उसको टेस्ट करना। इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए। फिर यहाँ पर स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक का मतलब ये होता है जो हम जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जो कंपाइल टाइम होता है तो स्टैटिक हो गया, रन टाइम हो गया तो डायनेमिक हो गया। तो विदाउट रनिंग एन एप्लीकेशन जो टेस्ट हुआ इनिशियल लेवल पर, विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्ट स्टैटिक टेस्टिंग है। डायनेमिक हो गया जो हम उसके रन टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम टेस्ट करते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है। फंक्शनल कहने का मतलब जिसमें केवल फंक्शन देखा जाएगा कि इनपुट देगी कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मतलब हुआ कि उसके इंटरनल कंपोनेंट जैसे लॉजिक सही है कि नहीं है, प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है, ये सब देखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ टेस्टिंग डन अगेंस्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन का, एक्चुअल रूप से क्या काम करना है, वो आपका फंक्शनल टेस्टिंग है। इट इज अ ब्लैक बॉक्स टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स है। टेस्टिंग इन्वॉल्व लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशन एंड डज नॉट रिक्वायर एग्जामिनिंग द कोड ऑफ प्रोग्राम। जैसे आप एक बात समझिए, आपके पास टेलीविजन होता है, ठीक है, तो आप टेलीविजन का अंदर का पार्ट ना देख के आप ऊपर देख रहे हैं कि नहीं ये बटन काम कर रहा है कि नहीं, ऑन करने पे ऑन हो रहा है कि नहीं, ऑफ करने पे ऑफ हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया? एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। अंदर क्या है, कौन सा सर्किट है, आईसी चिप कहाँ पे है, वो सब हम लोग नहीं देखते हैं। तो वो अगर वो देखें तो वो हो गया व्हाइट बॉक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। Tests that examine the observable behavior of the software as evidenced by its output। तो इसको एक तरीके से बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। और फिर यहाँ देखिए 5 स्टेप्स needed to be kept in mind in the functional testing। फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में 5 बात को ध्यान में रखा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस। टेस्ट डेटा को प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कौन कौन सी इनपुट दे करके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना है। बिजनेस रिक्वायरमेंट आर द इनपुट्स और टू द फंक्शनल टेस्टिंग। बिजनेस रिक्वायरमेंट मीन्स क्या? बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि जो एक्चुअल रूप से उस सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करना है उसका टेस्टिंग किया जाता है। Execution of the test cases, observe the actual and expected outputs।
अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है यूनिट टेस्टिंग क्या है? अब यहाँ से समझना शुरू करिए। सून आफ्टर द प्रोग्राम इज करेक्टेड फॉर द सिंटैक्स एरर्स, द प्रोग्राम हैज टू बी चेक्ड फॉर लॉजिकल एरर्स एट द यूनिट लेवल। यूनिट लेवल कहने का मतलब कोड को जब टेस्ट किया जाता है, तो एक तो उसका सिंटैक्स एरर चेक किया जाता है कि क्या हम प्रोग्राम में सिंटैक्स गलत यूज़ किए हैं, तो सिंटैक्स करेक्ट किया जाता है। और उसके बाद उसके लॉजिकल पार्ट को देखा जाता है, लॉजिकल एरर को चेक किया जाता है यूनिट लेवल पर। Programs may have simple user inputs or outputs through screens or reports. बेसिकली प्रोग्राम क्या लेता है, इनपुट आपके स्क्रीन के थ्रू ही लेता है। मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना कमांड देते हैं, या सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। द इनपुट मस्ट बी वैलिडेटेड फॉर देयर फॉर्मेट, डेटा टाइप, बाउंड्री कंडीशंस, and the elementary functionality of the program must be verified. In most of the cases, the programmers themselves will do the unit testing. Unit testing क्या है? कोड का एक तरीके से टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अब जैसे ही इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक, when the individual program units are tested in the unit testing phase and all units are clear of any known bugs, the interfaces between those modules will be tested to establish that they communicate to each other properly via the specified APIs and through they can integrate it into an application. अब कोई भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बना है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो वहाँ पर प्रोग्राम्स उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वाया द एपीआई। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखा जाता है कि जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं, प्रोग्राम्स कोड अलग अलग जो डिज़ाइन किए गए हैं, उसके टेस्टिंग के बाद, यूनिट लेवल पे टेस्टिंग के बाद, वो एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका टेस्ट किया जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बी परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट टेस्टर्स और बाय द डेवलपमेंट टीम मेंबर्स। उस प्रोजेक्ट, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टीम मेंबर के द्वारा वो काम किया जाता है, या इंडिपेंडेंट उसके लिए टेस्टर भी होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। आफ्टर ऑल द इंटरफेसेस आर टेस्टेड बिटवीन द मल्टीपल मॉड्यूल्स ऑफ द whole set of software is tested to establish that all modules work together correctly as an application or system package. अब देखिए, एक तो यूनिट लेवल की टेस्टिंग हो गई, फिर उसको इंटीग्रेट किया गया, और इंटीग्रेशन के बाद वंस ऑल द मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, तो एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना, और उस एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि अब प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया सिस्टम टेस्टिंग। तो आप समझिए कि इनिशियल लेवल पर क्या हो गया, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेशन, उसके बाद हो गया सिस्टम टेस्टिंग। अब आपको समझ में आ गया। दिस इज अगेन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट टेस्टर्स। द टेस्टर्स विल हैव टू डू द सिस्टम टेस्टिंग एज थ्रू दे आर द एंड यूजर्स ऑफ द एप्लीकेशन। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब हो गया, यहाँ पर हम किसी पर्सनल कंप्यूटर, किसी हार्डवेयर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन को, एक कंप्लीट एप्लीकेशन को। अब कंप्लीट एप्लीकेशन को जब टेस्ट किया जाता है, तो टेस्टर अपने आप को समझता है कि सपोज मैं एंड यूज़र हूँ। एंड यूज़र कहने का मतलब कि एक नॉर्मल यूज़र हूँ और मुझे यूज़ करना है। जैसे एटीएम, मान लीजिए कि एटीएम एटीएम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। एटीएम का मेन कंसर्न आपको हार्डवेयर से नहीं है, आपका मेन कंसर्न है उसके सॉफ्टवेयर से। क्योंकि आप जाते हैं, कार्ड लगाते हैं, कार्ड लगाने के बाद आपके स्क्रीन पे आता है कि आप अपना पासवर्ड डालें। आप पासवर्ड डालते हैं, फिर आपका अमाउंट डालते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर आपका पेमेंट आता है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होते हैं। तो जैसे आप गए एक नॉर्मल यूज़र की बात थी, और आप उसको प्रॉपर पूरे एप्लीकेशन को यूज़ किए और अपना वहाँ पर पैसे लिए, तो ये जो है, इसी को टेस्ट करना सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग,
After the software product is tested by the SDU, software development unit, in three different stages, unit integration और system. अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट के द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है तीन डिफरेंट स्टेज में यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम मैंने बता दिया. द क्लाइंट विल टेस्ट इट इन देयर प्लेस इन अ नियर रियल टाइम और सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. अब कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर तो बना एक कंपनी के अंदर, बट रियल टाइम में मान लीजिए कि स्टेशन पर टिकट वेंडिंग मशीन लगना है. अब स्टेशन पर रियल टाइम उसको लगाया गया, रियल टाइम एनवायरनमेंट में उसका टेस्ट हुआ. वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है कि क्या वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम, क्या यूज़र उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाता है, क्लाइंट यूज़ कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो ये टेस्टिंग होता है. दिस establishes that the software meets the requirement of the end user. ठीक. This testing is carried out as through they are using the system in their real office. ये होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. नॉर्मली रियल टाइम एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अल्फा टेस्टिंग होता है. दिस टेस्ट is the first stage of testing and will be performed among the teams, developer and QA teams. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कंबाइंड अल्फा टेस्टिंग कहलाता है. इसी बात को समझना है. देखिए हम इसमें से सब चीज आपको मैंने बताया, आप जानते भी है. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग. अगर इसी को कंबाइन कर दीजिए तो अल्फा टेस्टिंग इसको कहा जाता है. ठीक, अब आप समझ गए होंगे. बीटा टेस्टिंग. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर अल्फा टेस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली परफॉर्म. अल्फा टेस्टिंग के बाद बीटा होता है. जैसे कोई सॉफ्टवेयर का आपने देखा होगा बीटा वर्जन आता है. बीटा वर्जन मतलब क्या? वो रियल टाइम जो यूजर्स हैं वो उसको कहीं ना कहीं यूज करके देखते हैं और उसके एरर आता है तो वो उससे पता चल जाता है कि उसमें क्या सुधार करना है. तो बीटा टेस्टिंग को इसलिए कहा जाता है कि प्री रिलीज टेस्टिंग. रिलीज करने से पहले सॉफ्टवेयर को बीटा टेस्टिंग होता है. बीटा टेस्ट वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ वाइड ऑडियंस ऑन द वेब, partly to give the program a real world test and partly to provide a preview of the release. क्वेश्चन पे आते हैं. आप सभी लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इसके अप लेवल का इससे ज़्यादा क्वेश्चन कल भी हम लोग करेंगे. सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज व्हाट? सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर आप जानते हैं सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स होता है. हम इसको सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स भी कहते हैं. बट नॉट ओनली द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है. यूजर मैनुअल जो आपके साथ आता है हर चीज का, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा. तो सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा. 20 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आप सभी लोग भी अगर जानते हैं तो आंसर जरूर करिए. हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मार्गरेट हैमिल्टन, वाट्स एस हम्फ्रे, एलन ट्यूरिंग, बोरिस बेजियर एंड नन ऑफ द अबव मेंशन्ड. देखिए वाट्स एस हम्फ्रे, ऑप्शन बी जो है ये फादर है किसके? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है. Fill in the blanks is a software development activity that is not a part of software process. सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात हो रही है. ऑप्शन है वैलिडेशन, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, डिपेंडेंस, नन ऑफ द अबव. आंसर आप सभी लोग करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. वैलिडेशन, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, ये तीनों जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है. डिपेंडेंस इज नॉट अ पार्ट. सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है केस. CASE स्टैंड्स फॉर. CASE का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, ऑल नन ऑफ द अबव. सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट इज द व्हाट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट? जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो उसमें अगर हम बात करें व्हाट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है?
specifies the task the program must complete, specifies the task the program should not complete, specifies the task the program must not work, all of the above, none of the above. फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, कोई सॉफ्टवेयर कौन से टास्क और किस पर्पस से बन रहा है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. A functional requirement is a specification that describes a system or one of its component. It specifies the task the program must complete. A function is made up of three parts: input, behavior and output. फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, फंक्शन का तीन पार्ट होता है: इनपुट, बिहेवियर एंड आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 6 है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इज. एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी. एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता. गुड सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है? डेवलपमेंट, मेंटेनेबिलिटी, फंक्शनलिटी. मेंटेनेबिलिटी नन ऑफ द अबव, या मेंटेनेबिलिटी फंक्शनलिटी बोथ. देखिए, डेवलपमेंट तो हो गया आपके डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है, तो इजी टू मेंटेन एंड फंक्शनली वो क्या हो, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी. आगे इसके बारे में आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा. कुछ कुछ मैं इंक्लूड कर देता हूं ताकि आप पढ़ें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां से मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज. सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज फिल इन द ब्लैंक्स: डेली और रूटीन फिक्स, रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स, इमरजेंसी फिक्स, ऑल नन ऑफ द अबव. सॉफ्टवेयर पैच मीन्स अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है, इसका मतलब है कि इमरजेंसी फिक्स है. वो क्या है? इमरजेंसी फिक्स है. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 8 है, रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट साइज और complexity, software development work may be divided into three generic phases: the fill in the blanks phase which focus on what, and fill in the blanks phase which focus on how, and fill in the blanks phase which focus on change. देखिए, व्हाट कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो पता चलता है डेफिनेशन फेज से. और उसके ऊपर उसको कैसे करना है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप, वो डेवलपमेंट फेज हो गया. और फोकस ऑन चेंज मतलब वो ये भी सपोर्ट करे कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव किया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर में, कोई अपडेट किया जा रहा है, तो उस अपडेट को वो एक्सेप्ट करे और उस अपडेट के बाद प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर में. तो यहाँ पर 3 to 1 ऑप्शन ए इज राइट. 3 to 1 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में पहला में क्या होगा? डेफिनेशन, दूसरा में डेवलपमेंट, तीसरा में सपोर्ट. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में एक तो समय सीमा रहता है, देख के लगता है कि नहीं पता नहीं बहुत मुश्किल से चीज कोई पूछ लिया, तो सम टाइम्स क्वेश्चन जो है बड़ा देख के डरना नहीं है. बड़ा क्वेश्चन देख के आपको उस पर ध्यान देके एक बार रीड जरूर करना है, कई बार वो बड़ा इजी आंसर भी रहता है उसका. क्वेश्चन नंबर 9 है, fill in the blanks is a software development life cycle model that is chosen if the development team has less experience on similar projects. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट्स में उस डेवलपमेंट टीम की एक्सपीरियंस कम है? इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल, रैड, रैपिड एक्सेस डेवलपमेंट, उसके बाद स्पाइरल, वाटरफॉल. यहां पर बताइए आंसर इस क्वेश्चन का. देखिए, इस केस में स्पाइरल मॉडल फॉलो किया जाता है. स्पाइरल मॉडल फॉलो किया जाता है. और यहाँ पर RAD हो गया, रैपिड, याद रखिएगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी एक मॉडल है. ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, COCOMO, कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म यहाँ पर जस्ट पूछा गया है.
कोकोमो का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ऑप्शन बी राइट है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। आप लोग इसको, इसके बारे में अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, इसके बारे में डेवलपमेंट मॉडल में कराऊंगा। फिलहाल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ते रहिए, आप ये वेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसमें देखा जाता है कोड कितने लाइन का है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज, क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए है SQI, बी SQA, SQM, SQA एंड SQM, नन ऑफ द अबव। क्वालिटी मैनेजमेंट को कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट। ऑप्शन बी इज राइट। SQA का मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है, जिसमें इनपुट्स के बारे में क्या आउटपुट आना चाहिए, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ एप्लीकेशन, अगर वो जहाँ पे रहता है उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन है SRD, DDD, SDD, SRS। तो SRS के बारे में आपने सुना होगा। SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Software requirement specification is a detailed explanation of how a system should behave before it is built. It may include a collection of use cases that explain how users will interact with the program. Question number 13 क्या है? Fill in the blanks specification is also known as SRS document. SRS document यहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सिस्टम का क्या आउटपुट होगा, ठीक। तो ये जो होता है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता है। तो SRS यहाँ पर ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन को ही SRS डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आज के कॉन्सेप्ट में आपको ब्लैक बॉक्स बता दिया है, व्हाइट बॉक्स बता दिया, ग्रे बॉक्स नहीं बताया। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को ग्रे कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें इंटरनल कंपोनेंट को भी टेस्ट किया जाता है और साथ में उसके बिहेवियर को भी टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाइंग द टास्क टू बी कंप्यूटराइज्ड, क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, creating the algorithm, finding and correcting errors in the program code, none of the above. Software debugging is known as finding and correcting the errors in the program code. देखिए सॉफ्टवेयर डिबगिंग को ट्रबल शूटिंग भी कहा जाता है। ट्रबल शूटिंग आपने देखा होगा, ट्रबल शूटिंग जैसे कोई एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं किया जाता तो ट्रबल शूट किया जाता है, या कोई डिवाइस नहीं काम किया जाता तो ट्रबल शूट। तो ट्रबल शूट का मतलब हो गया, सॉफ्टवेयर डिबगिंग को भी ट्रबल शूटिंग भी कहा जाता है। Which of the following, question number 15 है, which of the following best describes information gathering in the context of software engineering? Which of the following best describes information gathering in the context of software engineering? Gathering user requirements for software development, collecting data about software bugs and issues, conducting market research for software product pricing, obtaining feedback on user satisfaction with existing software, none of the above. तो आंसर इसका क्या होगा? इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है गैदरिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्पस ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिजिबिलिटी स्टडी का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है, टू एसेस द मार्केट पोटेंशियल ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, to evaluate the technical complexity of software development, to determine the financial viability of software project, to analyze the performance and scalability of existing software, none of the above.
सबसे पहले बेसिक शब्दों में समझिए, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो क्या उस सॉफ्टवेयर सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मतलब वो उतना पैसा खर्च किया जाए वो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज नोन एज, यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी की जरूरत पड़ती है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। अ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंडक्टेड टू एसेस द इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब कोई 1 करोड़ लगा रहा है, तो क्या ये करोड़ वो सॉफ्टवेयर सक्सेस करेगा? क्या उतना वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? मतलब उससे ज़्यादा, नहीं तो वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट, बेनिफिट्स, रिस्क एंड पोटेंशियल रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। इसमें इस बात को एनालाइज किया जाता है कि क्या कॉस्ट आएगा, बेनिफिट क्या होगा, क्या रिस्क है, ठीक है, एंड रिटर्न कितना मिलेगा, जो होता है ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ये देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ड्यूरिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी? ऑप्शन है टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, डिजाइन फिजिबिलिटी, नन ऑफ द अबव। टेक्निकल, लीगल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी तो होता है, और डिजाइन फिजिबिलिटी नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अभी होता क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है कि प्रोजेक्ट को जब डेवलप किया जाता है तो ये देखा जाता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोजेक्ट को कर पाना आसान है, सक्सेस है, नहीं है, ठीक है। उसके लिए टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं है, और हमारे पास उस प्रोजेक्ट को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, कि प्रोजेक्ट टेक्निकली अचीव हो जाए, ठीक। अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप ले लिए और आपके पास डेवलपर नहीं है उसको करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? या तो आप डेवलपर हायर करेंगे, नहीं तो टेक्निकली आपके लिए वो करना काम क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ये टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है। लीगल, अब सम टाइम कोई एप्लीकेशन डेवलप किया गया करोड़ों करोड़ों खर्च करके, और लीगल तरीके से वो चीज़ ठीक नहीं है, जैसे कोई गेम आपने डेवलप कर लिया, वो गेम गवर्नमेंट बैन कर दे, वो किसी न किसी कानून के खिलाफ हो, तो ये भी देखा जाता है। जैसे टिकटॉक बैन हो गया मान लीजिए, तो वो उसका पोटेंशियल मान लीजिए दूसरे कंट्री में चल रहा है, लेकिन यहाँ तो बैन हो गया, एक बहुत बड़ा मार्केट स्पेस उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, देखिए लीगल फिजिबिलिटी एग्जामिन्स द प्रोजेक्ट कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं, समटाइम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूल को वायलेट करता है, तो ये सारी चीजें देखा जाता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी फोकस ऑन वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस इफेक्टिवली। It considers factors such as project compatibility with the current operations, potential impacts and workflows। मतलब अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है क्या उसके लिए वो फिजिबल है कि नहीं है, पता चला कि डेवलप हुआ तब तक वो उसका यूज ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कौन सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्लो। तो देखिए इसमें एनालिसिस है, यहाँ एनालिसिस है, डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन, तो सबसे पहले क्या होता है? एनालिसिस आएगा यहाँ पे, उसके बाद डिज़ाइन होगा, उसके बाद कोडिंग होगा, उसके बाद टेस्टिंग, फिर लास्ट में ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। ऑप्शन 1 इज राइट। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोटोटाइप बिल्ट इनिशियल वर्जन इज कॉल्ड। प्रोटोटाइप बिल्ट होता है कि जब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो या कोई सिस्टम बनाना हो तो उसके पहले प्रोटोटाइप को बनाया जाता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को, उस वर्जन को क्या कहा जाता है? पायलट सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल कोड को टेस्ट नहीं करके ओवरऑल सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है कि वो आउटपुट उसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर उसको हम कहेंगे बिहेवियरल टेस्टिंग। ऑप्शन सी इज राइट। तो आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा सेशन, तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा।
मेरा प्रयास है कि और भी जो लोग वाक़ई जो तैयारी करने के लिए सीरियस हैं, वो लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ें, तैयारी करें और इसका बेनिफिट जो मैं बना रहा हूँ कंटेंट, मेहनत कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट उनको भी मिले और फ़र्दर आने वाले दिनों में जो भी मॉड्यूल प्रिपरेशन के लिए हमारी तरफ से शुरू किया जाएगा, उन सभी चीज़ों का वो लोग कहीं न कहीं उसका बेनिफिट ले पाएँगे। तो बाकी सारी चीज़ें हैं कि समय पर मैं आपको गाइडेंस देते रहता हूँ कि कौन से बुक फ़ॉलो करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये सब चीज़ आप जानते हैं। ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग नहीं देखते हैं और बहुत सारा मैसेजेस करते हैं। अब कई लोगों का रिप्लाई हो सकता है नहीं मिला होगा, वो हमसे नाराज़ भी हो रहे होंगे। तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियोज़ में देखिए, मैंने हर पॉइंट पर वीडियो बनाया है, आपको समझाया है। और कि कौन-कौन से बुक कैसे फ़ॉलो करें, क्या तरीका होना चाहिए तैयारी का और आगे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं बताते रहूँगा। फ़िलहाल अगर आप सेशंस को अगर जैसे होता है ना नंबर वाइज़ जैसे सेशन आज 28 है, 29 आए तो आप उसको देखिए, 30 अगर इसको देखते रहते हो तो बाकी बातें मैं इसमें बताते रहता हूँ। और कोई अपडेट आता है तो वो छिपेगा नहीं, अपडेट एकदम आएगा तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी वीडियो अपने व्यूज़ के लिए बनाते रहते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया। अब उसमें आपका टाइम किल होता है। सीरियस प्रिपरेशन करने वाला आदमी टाइम किल नहीं कर सकता। वो आधा घंटा टाइम अगर वहाँ वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, आपका फ़ोकस फ़िलहाल करिए कि सिलेबस 6 टू 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, सिलेबस यही रहना है जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि पूरे जो सेमेस्टर में आप जितने भी बुक्स पढ़ते हैं, कहीं न कहीं उसका एक कन्क्लूज़न आपको तैयार करके जाना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है, उस लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और उसका सिलेबस आपका सिलेबस है, ठीक? अब चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डेटाबेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका सी प्लस प्लस हो और नेटवर्किंग हो, ऑब्वियसली सब पढ़ना है और उसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, डेटा स्ट्रक्चर हो, तो इसमें कहीं भी बट नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए इन सब चीज़ को तैयार करना। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं पे हो सकता है कि 80 क्वेश्चन में से आपको नेटवर्किंग के ज़्यादा क्वेश्चन दिख जाए, डीबीएमएस के ज़्यादा दिख जाए, ये पॉसिबल है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाकी सेक्शन आएगा ही नहीं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही ज़्यादा दिख जाए और डीबीएमएस कम दिख जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक एक अनुभव है कि आपको डीबीएमएस भी पढ़ना है अच्छे से, नेटवर्किंग भी पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ ही टॉपिक्स है, उसको आप कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। और उसके बाद आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब पढ़ना ही पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है। तो बार-बार मैं बताते ही रहता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, श्योर सर्टेन, सी प्लस प्लस से क्वेश्चन्स आते हैं। इसको तैयार करिए, पढ़ते रहिए और बाकी आप समय ज़्यादा इस पे व्यतीत करिए। कोई भी वैकेंसी आएगी, कुछ भी होगा, मैं ज़रूर यहीं पर बता दूँगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा अपडेट बताया जाएगा। कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे? कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं टीआरई इसमें 3 में, कि सर क्या होगा इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में? तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं बीपीएससी की साइट में अप्लाई करने टाइम, वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कॉपी ले जाके दिखा देना है, उसका फ़ोटोकॉपी ले जाना है ज़ेरॉक्स, वो वहाँ पे सबमिट कर देना है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपका अगर डॉक्यूमेंट सब चीज़ ओके है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के टाइम लगा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगा है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में भी लगेगा। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा प्रॉपर्ली क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर।